नमस्ते। मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। आज हम लोग के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बातचीत करने के लिए, वहां की जो नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तमाम जो चुनाव इलेक्शन के घोषणा के बाद से जो नए नए नई चीजें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उस पर विस्तार से बात करने के लिए हम लोग के साथ मौजूद हैं कर्नाटक के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, साथ ही साथ वहाँ जो है बेंगलोर मीडिया फाउंडेशन को हेड करने वाले वरिष्ठ बिल्कुल विजय ग्रोवर सर। विजय ग्रोवर सर से हम लोग वहाँ की जो अभी ताज़ा समीकरण है कर्नाटक चुनाव के, उसको समझने का प्रयास करेंगे। समझा जाएगा कि क्या इस चुनाव में जो मुद्दे हैं उनके वो क्या रहने वाले हैं, उनका प्रभाव क्या रहने वाला है, और चुनाव के बाद जो है वो क्या स्थितियों में बदलाव आएगा, चूंकि अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हम बातचीत की शुरुआत सीधे करते हैं कि चूंकि कर्नाटक में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, डेट पहले से ही बता दी गई है कि 10 को चुनाव होने हैं, 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट आना है। ऐसे में सर, क्या अब इस समय वहां का सियासी माहौल चल रहा है? देखिए, अगर इस चुनाव की बात की जाए तो ये एक ऐसा चुनाव है जो कि एक अग्नि परीक्षा है, न केवल बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, और जो क्षेत्रीय दल सबसे बड़ा है यहाँ पे, जनता दल सेक्युलर, इन तीनों का भविष्य इस पर डिपेंडेंट है। क्योंकि दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी अपनी साख बढ़ाने की कोशिश लगातार करती आ रही है, उसमें उनके लिए बहुत जरूरी है कि वह यहाँ पर जो उनकी एक सरकार है उसको वे बचाए रखें, ताकि 2024 तक एक पॉजिटिव संदेश दक्षिण भारत में वे दे पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस क्योंकि सिर्फ गिनती के राज्यों में सरकार है, और ऐसे में उनका प्रयास यही है कि यहाँ पर वे फिर एक बार सत्ता में आए, क्योंकि 2018 के बाद वह सत्ता में नहीं आ पाई है। और उनके लिए ये एक मैटर ऑफ सर्वाइवल है कि इसका एक मैसेजिंग जो होगा 2024 में, क्या राहुल गांधी नेतृत्व एक जॉइंट ऑपोजिशन का कर पाएंगे, तो उस हिसाब से ये चुनाव बहुत कीमती हो जाता है। और जहां तक एच डी देवगौड़ा और एच डी कुमार स्वामी, जो कि जनता दल सेक्युलर पार्टी जिन्होंने बनाई थी, उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि 10 साल तक वे सत्ता से बाहर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो एक बार फिर अगर किंग मेकर की भूमिका में नहीं आते यहाँ पर, तो उनके लिए एक फ्यूचर पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो मेंटेन करना होगा, वह बहुत बड़ी चुनौती है। तो तीनों दल, आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल है कर्नाटक का चुनाव उनके लिए। और पूरी कोशिश की जा रही है, पिछले 6 महीने से एक तरीके से कैंपेन शुरू हो चुका है। और इस कैंपेन में हमने देखा कि कुमार स्वामी ने भी यात्रा निकाली, बीजेपी की भी यात्राएं लगातार चल रही हैं, और कांग्रेस ने एक गारंटी स्कीम के लेकर के अभियान डोर टू डोर का शुरू किया है। तो सब पार्टियां पूर्ण रूप से इसमें जुटी हुई हैं कि किसी तरह से वे आने वाला जो चुनाव है उसमें एटलीस्ट अपनी एक आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके। तो सर, जब चुनाव अनाउंस हुए थे उसके बाद जो सर्वे आए, तमाम जो सर्वे हाउसेस के सर्वे जो आए थे, उसमें कांग्रेस को सीधा सीधा बढ़त की तरफ दिखाया गया था, बहुमत की तरफ दिखाया गया था। वहीं भाजपा को जो है जो सीटें दिखाई गई, उससे सीधे सीधे ये दिख रहा था कि सत्ता का नुकसान होने जा रहा है। पर चूंकि अब ये जो समय बीता है, इस समय पर चूंकि जैसा आपने बताया कि अभी कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारे दल, जाहिर सी बात है कि वो सारे अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इसमें क्या अभी जमीन पर कुछ बदलाव हुआ है उस सर्वे के हिसाब से और अब तक में? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो सर्वे जरूर उनको दिखा रहे हैं कि वह पहले से कम सीटों पर आएंगे। लगभग 80 से 90 सीटों का उनको आंकड़ा दिया जा रहा है, जो कि पिछले उसमें भी था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी और कई जगह पे भी मजाक ये चलता है कि नंबर मायने नहीं रखते हैं, बीजेपी फिर भी सरकार बना लेती है। तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने भी हमसे यही बोला था कि नंबर जो भी आने दो, सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल का कॉन्फिडेंस उनमें है। क्योंकि ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस जो दूसरे प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से बीजेपी कर्नाटक से ही शुरू किया था, और यहीं से वो उसको आगे भी ले चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक पार्टी के अंदर अंदरूनी कैंपेन की बात की जाए, तो उनके पास जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी है। और उसके साथ साथ अमित शाह की जो स्ट्रेटेजिस्ट की रणनीति है, जो चाणक्य बोला जाता है उन्हें पार्टी सर्कल्स में, तो वो शायद कुछ हद तक पार्टी की स्थिति सुधारने में काम कर सकती है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से
एक दलित आउटरीच हो या ओबीसी आउटरीच है, पार्टी लगातार उस पर कोशिश में जुटी है कि किसी तरह से वो तबका जो वोटर्स का जो कि कभी भी पार्टी के साथ नहीं था, उनको अपने पास रिझाया जाए, और ये एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। 40 के करीब सीटें जो हैं वे रिजर्व्ड है, और कोशिश बीजेपी की यही है कि उसमें से अगर कुछ सीटें है तो शायद उनके लिए आसान होगा जो नंबर उनके शॉर्टफॉल पड़ रहा है उसको पूरा करने के लिए। जी सर, जैसा कि अभी बात हो रही है मोदी के चेहरे की, ठीक है कि भाजपा वैसे भी जितने इलेक्शन 2013 से जब 2014 से जो लड़ रही है वो लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ रही है, पर जो वहां पे लोकल पॉलिटिक्स है, जो तमाम लोकल नेता हैं, भाई येदियुरप्पा वहां के एक बड़े नाम रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, फिर उसके बाद बसवराज मुंबई को लाया गया। अब वो जो खेमेबाजी चल रही है, हालांकि ये खेमेबाजी कांग्रेस में भी निकल करके सामने आ रही है, तो क्या ये जो दोनों दल की खेमेबाजी है वो एक असरदार वहां पर इन दलों के लिए रहेंगे, और कितना असर डालते हुए दिखेंगे ये चुनाव में? राय साहब, अगर कहा जाए तो एक चीज तो साफ है कि पार्टियों के लिए दूसरी पार्टी से लड़ना तो दूसरी चुनौती है। पहली चुनौती तो अंदरूनी लड़ाई जो चाहे बीजेपी में है या कांग्रेस में है, वो साफ तौर से दिख रहा है, और जेडीएस में भी हमने देखा कि एच डी कुमार स्वामी और एच डी रेवन्ना जो दो भाई हैं, उनके परिवारों की लड़ाई है वो भी चल रही है। बीजेपी में थोड़ी ज्यादा खुलकर नजर आ रही है। यही कारण है कि अभी तक वह एक भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि काफी दावेदार उनके बीच में हैं। और जिस तरह के आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी बीजेपी की कि जो खेमेबाजी है वह साफ तौर से दिख रही है, क्योंकि एक तरीके से जब येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से एक तरीके का राजनीतिक वनवास उनको दे दिया गया था, और चाहे प्रधानमंत्री हो या वरिष्ठ बीजेपी के नेता हो, उनसे दूरी बनाने लगे थे। लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि उनको सेंटर ऑफ द कैंपेन बनाया जा रहा है, और पूरा कोशिश है कि येदियुरप्पा के नेतृत्व में ही चुनाव या में एक बहुत बड़ी उनकी होल्ड है, और वही एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और यही एक बहुत बड़ी उनकी स्ट्रेंथ भी है कि वे अगर चाहें तो पूरी लिंगायत कम्युनिटी जो कि 60-65 सीटें जिताने में मदद कर सकती है, उसका सहारा बीजेपी देख रही है। और यही एक इसलिए जो येदियुरप्पा के एंटी ग्रुप है वह शायद इस बात को लेकर के नाराज है कि उनको दोबारा से उतना तवज्जो दिया जा रहा है। और रही कांग्रेस की, उनकी तो जो अंदरूनी लड़ाई है इससे छुपी नहीं है, और आए दिन मीडिया में इसके बारे में चर्चा होती है कि एक तरफ वो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, एक तरफ डी के शिव कुमार है, और उनके जो दो ग्रुप्स हैं उनमें किसी भी बात को लेकर के सहमति होती हुई नहीं दिखती है। जी, हम सर जो अब थोड़ी मुद्दों की बात कर लें, मुद्दे जो अभी, एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया, चूंकि जो सरकार है, इसके साथ साथ अभी आरक्षण जो रद्द किया गया वो भी, वो एक बात हो रही है कि वो मुद्दा बन सकता है। तो और साथ साथ जो भाजपा का मेन एजेंडा है जो हिंदुत्व को लेकर के, जिसमें भाई उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी आज जहां भी है वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के ही है, तो इन मुद्दों का कितना व्यापक असर वहां पर दिखाई दे रहा है सर? ये जो सारे मुद्दे जिसपे बात हो रही है, या इसके अलावा और भी क्या मुद्दे हो सकते हैं वहां पर? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, हालांकि ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह के कैंपेन चले थे विपक्ष में, पे सीएम हो, 40% कमीशन के आरोप जो लगे थे, तो ये सब चीजों को विपक्ष पूरी तरह से भुना नहीं पाया अभी तक, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा होने के बावजूद कांग्रेस इसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है डी के शिव कुमार, उनके ऊपर भी ईडी की इंक्वायरी है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसे में वह उसको कन्विक्शन के साथ में नहीं आगे ले पा रहे। और रही बात दूसरी जो आपने बोला कि जो रिजर्वेशंस का मुद्दा है, रिजर्वेशन का मुद्दा एक तरीके से अपीजमेंट का था, और जिस तरह से मुस्लिम्स का 4% का कोटा हटा के वह वोकलिगा और लिंगायत जो कि दो प्रोमिनेंट कास्ट है उनको दिया गया है, साफ तौर से संकेत है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और शायद उसके लिए वह सोच भी नहीं रही और ना ही कोशिश कर रही है। लेकिन इसे जो एक डिस्टरबेंस पूरा जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक हुआ है, उसका हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो बंजारा समाज के लोग हैं वह नाराज थे कि उनका रिजर्वेशन
इंटरनल रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया। तो ये सब चीजें जो हैं, इसका क्या हल होगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा, कौन सी जाति किसके साथ कब खड़ी होगी, ये शायद अभी अगले कुछ दिनों में साफ होगा। लेकिन हालांकि की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक इसको पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं है। तो ये सिर्फ एक इस तरीके से कि ये पूरी तरह से एक फैसला आ गया है इस बात को लेकर के। लेकिन हिंदुत्व की अगर बात की जाए तो पिछले एक साल में लगातार हिंदुत्व जो है वह एक ट्रम्प कार्ड रहा है बीजेपी के लिए। खास करके कुछ इलाके जो कर्नाटक के हैं, जहाँ पे कि सेंसिटिव होते हैं, कोस्टल कर्नाटक के, तो वहां पर हमने देखा कि हिजाब हो, हलाल मीट हो और अन्य जो मुद्दे हैं, अजान का हो, उनको लगातार पार्टी के कुछ नेता तूल देते आए हैं। और कुछ जो और संगठन है, उनके जरिए ये मुद्दे को गर्म रखा गया है। लेकिन कितना असर इसका होगा, क्योंकि शायद अ, शिक्षित समाज में इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है। और बीजेपी को भी लग रहा है कि कुछ हद तक इसको ओवर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर या एक इनसिक्योरिटी समाज में आती है, तो उसका असर जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको ही भुगतना पड़ता है। लेकिन सर वहां पे साध्वी जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, उनका बयान आता है, नलिन कुमार का जो बयान आता है, वो तो सीधे सीधे लव जिहाद और इसको टारगेट करते हैं। यहाँ तक नलिन कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह देते हैं कि आप बिजली, पानी, सड़क सारे मुद्दे छोड़ दीजिए, लव जिहाद पे केंद्रित हो जाइए, लव जिहाद से बच्चों को बचाइए। वो भविष्य जो है वो लव जिहाद में ही दिखा रहे हैं। तो ये फिर इसमें छोटा मुद्दा ये कैसे हिंदुत्व हुआ? सब भाजपा तो उसको नहीं, उसी को छोटा फोकस मुद्दा करके तो अपनी नहीं है, चमक ला रही है। लेकिन जिस तरीके से बाकी नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री खुद हैं या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह, उन्होंने कभी इस तरह के बयानों का समर्थन भी नहीं किया। कुछ नेता जरूर है, मैंने पहले भी कहा, जो इसको हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, लेकिन ये कोस्टल कर्नाटका तक ही सीमित रहता है। बड़े शहरों में या उत्तर कर्नाटक में, जहाँ पे कि लिंगायत समाज है, क्योंकि अगर लिंगायत समाज का बेसिक असूल देखा जाए तो वो सर्वधर्म को बराबर मानता है। और लिंगायत कम्युनिटी में शायद इस तरह की वो जो पोलराइजेशन है उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा सपोर्ट बीजेपी का जो है वो लिंगायत समाज से ही आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हालांकि कुछ नेता जरूर इस तरह की बयानबाजी के चलते हुए सुर्खियों में रहते हैं, अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको बार बार जताना चाहते हैं, लेकिन एक आम नागरिक में, आम वोटर में शायद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जितना इसका इम्पैक्ट दिखता है, उस हद तक अभी यहाँ पर उसका असर नहीं दिखता है। क्योंकि एजुकेटेड लोग समझते हैं कि ये उनको असली मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, या बाकी जो चैलेंजेस हैं, उनसे दूर हटाने के लिए, ध्यान दूर हटाने के लिए ही इसको बार बार से दोहराया जाता है। जी सर, एक विवाद की हम और बात कर लेते हैं। अभी हालिया एक विवाद शुरू हुआ जब वहां पर अमूल की एंट्री हुई, जब कर्नाटक में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की खूब कोशिश हुई। ये क्या विवाद है सर, जो वहां पे अमूल को और जो नंदिनी वहां का जो लोकल ब्रांड है उसको लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बता दें। देखिए, जहां तक अमूल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो एक मंत्रालय अमित शाह के लिए बनाया गया था, कोऑपरेटिव मंत्रालय, जी ये शायद इसकी इम्पोर्टेंस कर्नाटक से पहले कभी किसी को समझ नहीं आई कि आखिर ये मंत्रालय बना क्यों था। क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी होती है, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनकी इकोनॉमी कोऑपरेटिव सिस्टम पे चलती है, चाहे वह दूध का हो या कृषि का हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो। तो ये सारे कोऑपरेटिव जो है वो अमित शाह जी के मंत्रालय में ही आते हैं। और जिस तरीके से अमूल को एंट्री यहाँ पर दी जा रही है, और जिस तरह से केएमएफ जो नंदिनी है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, उसका नाम बदल के मनमूल किया गया है, ये कुछ हद तक दिखाता है कि इस मंत्रालय के जरिए जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको वे एक इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक बॉन्ड में जोड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वह उनके साथ खड़े हैं। इसका कितना असर किसानों की आय पर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। नो डाउट कि गुजरात नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, और उनके लिए यहाँ पर मार्केट कैप्चर करना गुजरात के लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है। लेकिन यहाँ के किसान, अभी उनको लग रहा है कि शायद वो बड़ी कोऑपरेटिव फेडरेशन का हिस्सा बनेंगे तो उनके लिए वैल्यू एडिशन जरूर बढ़ेगा। लेकिन
क्या ये कोऑपरेटिव्स जिस तरह से इलेक्शन इनके इंटरनल होते हैं, क्या गुजरात की कोऑपरेटिव्स यहाँ की कोऑपरेटिव्स को टेक ओवर कर लेंगी, ये सब शायद अभी इस पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन विवाद जरूर है, क्योंकि एक नंदिनी की जो ब्रांड इमेज थी उसको धीरे धीरे से खत्म करके अमूल से रिप्लेस किया जा रहा है, खास करके बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ पे कि पैकेज्ड मिल्क बहुत बिकता है। वहां पर धीरे धीरे से नंदिनी के कुछ पैकेट्स कई इलाकों में अमूल से शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो एक गुजरात डोमिनेंस का आरोप जो बीजेपी पर कई बार लगा है कि गुजरात और गुजराती डोमिनेंस वे अन्य राज्यों में ले जाते हैं, तो ये शायद उस कड़ी का ही एक हिस्सा की तरह देखा जा रहा है। लेकिन वोटर जरूर समझते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है या लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है। वह शायद जब वे मत डालेंगे अपना या अपनी ओपिनियन रखेंगे, तब शायद इस पर स्थिति साफ होगी। जी, भाजपा तो चूंकि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए सर वहां क्या संभावनाएं दिखा रही हैं? किसके चेहरे, चूंकि एक सिद्धारमैया वहां के हैं, प्लस इसके अलावा अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी वहां से आते हैं, जयराम रमेश राज्यसभा वहां से आते हैं, तो ये चीजें जो है कई सारे नेता वहां भी हैं, तो क्या इनमें से, क्योंकि वो राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसको भुनाने में कांग्रेस पूरी तरीके से लगी है, तो क्या किसी चेहरे को आगे करने की संभावना अभी दिख रही है वहां पर? देखिए, जहां तक सिद्धरामैया की बात कीजिए तो शायद सीएम कैंडिडेट के रूप में भले ही पार्टी उनको अभी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन फ्रंट रनर में उन्हीं का नाम आ रहा है कि अगर सरकार में आती है तो सिद्धरामैया ही शायद मुख्यमंत्री होंगे। और जैसा कि आपने सही तरीके से कहा कि स्थलीय लीडरशिप जो आज कांग्रेस के पास यहाँ पर है, खड़गे जो कि पूरे देश के उनके पार्टी अध्यक्ष हैं, और जयराम रमेश हो गए और हरिप्रसाद हैं, तो ये सब जो वेटरन्स कांग्रेस के हैं वे पूरी तरह से इस कैंपेन को स्थलीय मुद्दों पर ही रखना चाहते हैं। लोकल लीडरशिप के जरिए वे बीजेपी पर जो अटैक है, क्योंकि जो बीजेपी साफ तौर से मान रही है कि जो स्टेट की उनकी गवर्नेंस रही है वह सेंटर के मुकाबले बहुत कमजोर रही है, और इसलिए कांग्रेस भी जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे हैं, लोकल लेवल पर जो करप्शन है उसको हाईलाइट करना चाहती है। क्योंकि एक बात कांग्रेस बखूबी जानती है कि मोदी के करिश्मा के सामने राहुल गांधी शायद वो न टक्कर दे सके, तो इसीलिए इसको एक नेशनल रूप न दे करके कांग्रेस का पूरा प्रयास यही है कि वह लोकल इश्यूज पर, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के मुद्दे बनाकर वहीं पर चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। तो सर चलते चलते अंतिम सवाल, जैसा कि अभी तक सर्वे की रिपोर्ट दिखाई जा रही थी या जो माहौल बताया जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता से बाहर होती है तो इसका साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक को भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है ऐसे में? तो वही मैंने शुरुआत में जो आपको बात की थी कि तीनों पार्टियों के लिए इट्स अ मेक और ब्रेक इलेक्शन, और बीजेपी के लिए खास तौर से इसलिए क्योंकि बीजेपी के लिए सदर्न स्टेट्स में जो एंट्री करनी है, हमने देखा कि कल तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में लिया है। तो अगर कर्नाटक में बीजेपी सत्ता खोती है तो शायद इसका जो मैसेजिंग अन्य दक्षिण भारत के देश राज्य हैं वहां पर शायद नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो लगातार कई दौरे कर चुके हैं और फिर उनका दौरा आने कई दिनों के लिए तय है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटर की गवर्नेंस का बेनिफिट्स रहे हैं, खास करके जो एक नया वोटर का तबका बीजेपी ने बनाया, लाभार्थी, जो कि सेंटर की स्कीम्स के लाभार्थी हैं, उनका जो एक पूरा तबका बनाया है उसके जरिए ही वह चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। तो टक्कर कांटे की है, और अभी तो 40 दिन बाकी हैं, तो जरूर कई फेरबदल देखने को मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, इतने व्यस्तम समय में से थोड़ा सा समय हम लोग को दे पाने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि जो जमीन पर चीजें हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद माहौल वहां पर और बदलेगा, माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सारी जानकारियां हम लोग सर के माध्यम से फिर आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद।